A85 को अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। उसे एक मार्शल आर्टिस्ट का सामना किए हुए काफ़ी समय हो गया था जो उसे रुकने और सोचने पर मजबूर कर सके। वॉइड एल्गोरिदम की पैटर्न पहचान प्रणाली में महारत हासिल करने से पहले उसे जीतने के लिए हमेशा रचनात्मकता और रणनीति के साथ लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हालांकि पिछले 2 प्रशिक्षण सत्रों ने उसे बहुत मजबूत बना दिया था। उसे रणनीति बनाने और रणनीति पर भरोसा करने के लिए मजबूर करने के लिए शाब्दिक मार्शल स्क्वायर की आवश्यकता थी। अन्य मार्शल प्रशिक्षुओं के खिलाफ वह आमतौर पर बहुत मजबूत था। उन्हें उनके खिलाफ जीतने के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वह इस बात से खुश था कि अभी भी ऐसे मार्शल प्रशिक्षु मौजूद हैं जो उसे उसके आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, सोचो, मैं इस हवा की दीवार को कैसे पार करूं? उसने सोचा, क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर से एक और हवा के झोंके को रोक दिया था। वह इसे मात नहीं दे सका क्योंकि यह बहुत बड़ा और तेज था। वह अकेले क्रूर बल के साथ हवा के हमले से बच नहीं सकता था। उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा उत्पन्न हवा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जिसने रूई और जमीन के बीच घर्षण को दबा दिया। ये ताकत का मामला नहीं था, रूई के पास हवा के हमलों के खिलाफ अपनी ताकत लगाने के लिए आवश्यक उत्तोलन की कमी थी। हूश! रूई असाधारण तेजी के साथ उसकी ओर दौड़ी। धमाका! हवा के हमले से बचने के लिए उसने कुछ दूरी तक बचाव किया। आखिरकार कुछ देर रुकने के बाद उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की तरफ देखा। उसने हमला करना बंद कर दिया क्योंकि उसे अपनी परिस्थितियों को समझने में कुछ समय लगा। पूर्वानुमान मॉडल पूरा हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्य से यह ज्यादा काम का नहीं था। कभी कभी अपने प्रतिद्वंद्वी का पूर्वानुमान लगाना भी उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। अगर रूई ने अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में सही भविष्यवाणी की होती तो भी उसे कोई खास बढ़त नहीं मिलती। उसके पास अभी भी दूरी कम करने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पैर पर्याप्त तेज नहीं हैं, रूई ने सोचा। मेरे लिए ये कल्पना करना कठिन है कि मैं अकेले अपनी गति से हमले से आगे निकल जाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसे एक अजीबोगरीब लेकिन व्यवहारिक समाधान सूझा। उसने कुछ पलों के लिए योजना बनाई। अगर मेरे पैर पर्याप्त तेज नहीं हैं तो मुझे अपने पैरों के अलावा और भी कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। रूई को एहसास हुआ। ये सोचना बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात थी, लेकिन रूई को इसमें संभावना नजर आई। हालांकि मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरी सटीकता और परिशुद्धता काफ़ी उच्च है, अन्यथा मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। एक बात जिसके लिए रूई आभारी था वह ये थी कि भले ही उसे अपने प्रतिद्वंद्वी तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी को भी रूई को चोट पहुंचाने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि हमले के आकार ने इसे चकमा देना बहुत मुश्किल बना दिया था, लेकिन इसने हमले की शक्ति को भी कम कर दिया क्योंकि शक्ति एक बड़े क्षेत्र में कम हो गई थी। इसके अलावा रूई ने टेम्पेस्ट ट्रिपल हमले की मदद से हमले की बहुत सारी शक्ति को खत्म कर दिया। उन्हें निकट भविष्य में आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। हालांकि कुछ बदलाव की जरूरत थी और रूई ने ऐसा करने का इरादा किया। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। रूई झुक गया और खुद को एक और हमले के लिए तैयार किया। जैसे ही उसके प्रतिद्वंद्वी ने देखा कि रूई एक बार फिर हमला करने वाला है, वह सख्त हो गया तथा एक क्षण की सूचना पर तुरंत अपने वायु विस्फोट हमले का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। हूश! रूई बहुत तेज गति से तिरछे आगे की ओर भागी। मार्शल अप्रेंटिस ने तुरंत रूई पर हवा के झोंके से हमला बोल दिया। अभी तक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हूश! रूई की छवि गायब हो गई, जिससे मार्शल अप्रेंटिस को झटका लगा। यह एक छलावा था। रूई दूसरी तरफ था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का ध्यान भटकाते हुए फैंटम स्टेप का इस्तेमाल किया था, जिससे यह और भी प्रभावी हो गया। वह अपने पैरों से ही नहीं बल्कि अन्य तरीकों से विपरीत दिशा में भागा। उसने विपरीत दिशा में टेम्पेस्ट ट्रिपल्स लॉन्च करके खुद को आगे बढ़ाया। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का इस्तेमाल करके अपनी सामान्य सीमा को पार कर गया। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर आगे बढ़ते हुए चौंका देने वाली गति से आगे बढ़ा। उसके प्रतिद्वंद्वी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने समय रहते दूसरा पवन विस्फोट करने की जल्दबाजी में कोशिश की, फिर भी रूई उसे सफल होने नहीं देना चाहता था। धमाका! एक शक्तिशाली फ्लोइंग कैनन उसके प्रतिद्वंद्वी के गार्ड से टकराया, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया और वह दर्द से कराह उठा। रूई ने तुरंत उसका पीछा किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास हवा के झोंके से हमला करने के लिए न तो जगह थी और न ही समय। पाओ पाओ पाओ! उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के गार्ड पर सीधे शरीर के वार की झड़ी लगा दी। रूई ने पाया कि लंबी दूरी का विशेषज्ञ होने के बावजूद उसका प्रतिद्वंद्वी नज़दीकी दूरी के क्वार्टर में भी काफ़ी मजबूत था। उसका बचाव इतना मजबूत था कि वह रूई के हमले का सामना कर सकता था, जैसा कि एक वास्तविक ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस से उम्मीद की जाती है। रूई ने सोचा, इंदौर पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं। इंदौर में पुरुषों के लिए स्टेमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा है। हूश! उसने जबरदस्त ताकत से वार को टाला।
रूई के अनुसार उसके प्रतिद्वंद्वी के पास बहुत ज्यादा मारक शक्ति थी, जो फे के करीब थी। ये समझ में आता है क्योंकि हवा के झोंकों के हमलों की अपार शक्ति उसके वार से ही आती थी। फिर भी नजदीकी मुकाबले में अपनी आश्चर्यजनक क्षमता के बावजूद वह रूई को हराने में अभी भी काफी पीछे था। हूश, धमाका। रूई ने 1 मील दूर से आ रहे हमले को सहजता से टाल दिया, क्योंकि उसने खुद पर हमला किया था। वॉइड एल्गोरिथम और माइंड मिरर ब्रेन एक साथ बहुत ज्यादा थे। उसका प्रतिद्वंद्वी दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर गया। रूई ने कोई साधारण हमला नहीं किया था, यह एक ऐसा हमला था जो रिवर्बेरेटिंग लांस के प्रभाव में था। हमले ने उसके जिगर पर वार किया था, क्योंकि रिवर्बेरेटिंग लांस ने प्रभाव को और बढ़ा दिया था। धमाका। एक तेज और शक्तिशाली किक ने उसके प्रतिद्वंद्वी की आंत पर प्रहार किया, जिसका प्रभाव डायाफ्राम तक पहुंचा और वह अचेत हो गया। वह सांस लेने में असमर्थ था। पाँव। जबड़े पर आखिरी लात ने उसके मस्तिष्क को इतना हिला दिया कि उसे काफी कुंद बल वाला आघात पहुंचा। गिरना। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रूई ने एक क्षण रुककर स्पष्ट रूप से किसी से भी ऊंची आवाज में कहा। रूई ने कहा, मैं आपके हस्तक्षेप न करने की सराहना करती हूँ। केन अचानक प्रकट हुए और कंधे उचकाते हुए बोले, मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगे, हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। केन मैदान में इधर उधर दौड़ रहा था, युद्ध में अपने साथी मार्शल प्रशिक्षुओं की मदद कर रहा था। फिर भी उसने रूई की लड़ाई में ऐसा करने से परहेज किया था। पूरा भरोसा था कि रूई अपनी लड़ाई जीत जाएगा। रूई कितना मजबूत हो गया था, ये देखने के बाद उसे लगभग कोई संदेह नहीं था कि रूई आधुनिक युग में सबसे मजबूत मार्शल अप्रेंटिस था। इसके अलावा वह जानता था कि रूई उसके हस्तक्षेप की सराहना नहीं करेगा। बाकी लड़ाई कैसी चल रही है? रूई ने पीछे मुड़ते हुए पूछा। एक छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में मार्शल अप्रेंटिस लड़ाइयों को सीमित करना असंभव था। यह उनमें से हर एक के लिए बहुत खतरनाक था और उनके अंधे स्थान से एक भी हमला उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता था या मार सकता था, और उनमें से कोई भी यह जोखिम लेने को तैयार नहीं था। इस प्रकार लड़ाई एक बड़े क्षेत्र में फैल गई थी। केन ने जवाब दिया, जब इतना कुछ हो रहा हो तो कुछ कहना मुश्किल है। खैर, चलो तुरंत युद्ध पर लौटते हैं। अवश्य। दोनों तुरंत वापस भागे। रूई ने तुरंत देखा कि कैंड्रियन साम्राज्य का एक मार्शल अप्रेंटिस एक दुश्मन मार्शल आर्टिस्ट से पराजित हो रहा है। वह तुरंत वहां पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। वूश वूश वूश। उन्होंने कई प्रहार किए, जिन्हें उनके प्रतिद्वंद्वी ने सफलतापूर्वक चकमा देकर टाल दिया। चपल चाल चलने वाला, लेकिन केन जितना अच्छा नहीं, रूई ने सोचा। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई ने फैंटम सटेप से उसे धोखा देने के बाद उस पर हमला करने में कामयाबी हासिल की। उसका प्रतिद्वंद्वी मुंह बनाता रहा, एक भी हमला सहने के लिए संघर्ष करता रहा। स्पष्ट रूप से बचाव उसका मजबूत पक्ष नहीं था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, उसे इस बात का दुख था कि वह रूई को हरा नहीं सकता। फिर भी रूई उसे जाने देने का इरादा नहीं रखती थी। धमाका। रूई ने उसे कुछ दूरी पर टेम्पेस्टुअस रिपल से रोका, जिससे वह गिर पड़ा। वह डरकर पीछे मुड़ा और रूई पहले से ही वहां थी। पाँव। जबड़े पर तेज प्रहार से उसे गहरी चोट पहुंची, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रूई ने आह भरी। धमाका। उसने बेहोश मार्शल अप्रेंटिस के मंदिर पर जबरदस्त शक्ति से प्रहार किया। दरार। वह तुरंत कैंड्रियन मार्शल अप्रेंटिस की ओर मुड़ा। तुम ठीक हो? रूई ने उससे पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने रूई की ओर विस्मय से देखते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद। रूई मुख्य युद्ध की दिशा की ओर मुड़ी। ठीक है, वापस जाने का समय हो गया है। उस समय से रूई ने युद्ध के मैदान में कहर बरपाना शुरू कर दिया। बहुत कम विरोधी उसके सामने लंबे समय तक टिक पाते थे, चाहे वे आक्रामक, रक्षात्मक या युद्धाभ्यास करने वाले मार्शल आर्टिस्ट हों। रूई ने उन सभी को आसानी से धूल चटा दी। यह इस हद तक था कि वह अकेले ही युद्ध पर अपना प्रभाव दिखा रहा था। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि युद्ध के मैदान पर उसका प्रभाव सबसे ज्यादा नहीं था। हूश। धमाका। केन ने गॉड स्पीड तकनीक से एक दुश्मन मार्शल अप्रेंटिस को तुरंत नीचे गिरा दिया। ये दृश्य देखकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गॉड स्पीड तकनीक को शून्य कदम तकनीक के साथ जोड़ दिया। गॉड स्पीड तकनीक की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक ये थी कि इसके लिए पहले से तैयारी की जरूरत होती थी, जिससे उपयोगकर्ता पर हमला होने का खतरा बना रहता था। हालांकि शून्य चरण तकनीक का उपयोग करते हुए उस तैयारी को पूरा करके उसने तैयारी के दौरान उस पर हमला होने की संभावना को काफी हद तक कम कर दिया था। आखिरकार मार्शल अप्रेंटिस का एक बड़ा हिस्सा केन को तब महसूस नहीं कर पाया जब वह शून्य चरण तकनीक का उपयोग कर रहा था। इसका मतलब यह था कि केन अब गॉड स्पीड तकनीक का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा आज़ादी से कर सकता था। इससे वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो वह मुझे हरा भी सकता है। रूई को एहसास हुआ, वह केन की नई नई ताकत से काफी प्रभावित था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मार्शल अप्रेंटिस ग्रेडिंग सिस्टम अपडेट होने के बाद भी वह 9वीं कक्षा में ही रहा। इसका मतलब था कि वह पिछली कक्षा 10 के बहुत करीब था।
रूई को आश्चर्य नहीं होगा अगर वह वर्तमान कक्षा 10 तक पहुंचने से बहुत दूर न हो। केन युद्ध के मैदान पर रूई से कमज़ोर होने के बावजूद ज़्यादा प्रभावशाली था क्योंकि वह रूई की तुलना में अपनी मौजूदा परिस्थितियों के साथ ज़्यादा अनुकूल था। रूई एक अकेले प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में था, जबकि केन विचलित लक्ष्यों के साथ अराजक परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त था। वे दोनों युद्ध के मैदान में घुस गए और एक के बाद एक मार्शल अप्रेंटिस को मार गिराया। जल्द ही सेकिगाहारा संघ को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। रूई ने सीस्मिक मैपिंग के साथ सेकिगाहारा कॉन्फेडरेट बेस से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते मार्शल प्रशिक्षुओं का एक नया समूह उठाया। वे अपने रक्षात्मक मार्शल प्रशिक्षुओं को भी भेज रहे हैं, है ना? रूई ने सोचा। तुरंत ही उनके मिशन ट्रैकर ने एक बार बीप बजाए। पीछे हटना। एक बीप का यही मतलब था। तुरंत ही सभी अन्य कैंड्रियन मार्शल प्रशिक्षु युद्ध के मैदान से खुशी खुशी पीछे हट गए। उनमें से कोई भी सुदृढ़ीकरण के प्रवाह का सामना नहीं करना चाहता था। रूई ने आह भरी। उसने असहमत होने की भीख मांगी, लेकिन आदेश तो आदेश ही होते हैं। यह उसके लिए बस शर्म की बात थी क्योंकि वह नए मार्शल प्रशिक्षुओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखना चाहता था। लेकिन बेशक वह समझ गया कि उन्हें पीछे हटने का आदेश क्यों दिया जा रहा था। उन्होंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। सेकिगाहारा संघ ने कैंड्रियन साम्राज्य की तुलना में कहीं ज्यादा मार्शल कलाकारों को खो दिया था। अब पीछे हटना सबसे अच्छा था। कैंड्रियन मार्शल प्रशिक्षु जितनी तेजी से हो सका कैंड्रियन साम्राज्य क्षेत्र की ओर भागे। निराश, केन ने उससे पूछा, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। रूई ने हंसते हुए कहा, वैसे क्या बाकी लोगों को भी कुछ हुआ? केन ने जवाब दिया, वे सभी जीवित हैं, हालांकि नेल एक समय गंभीर रूप से घायल हो गया था। खैर, जब तक वे जीवित हैं सब ठीक है। रूई ने सिर हिलाया। वह अकादमी में बनाए गए अपने खास दोस्तों को बहुत महत्व देता था। अगर इस लड़ाई में उनकी जान चली जाती तो वह बहुत दुखी होता। वे मजबूत थे, लेकिन जैसा कि इस लड़ाई ने उसे दिखाया था, बड़े पैमाने पर संघर्ष बेहद अराजक होते हैं और कुछ भी हो सकता है। भले ही वे मजबूत हों, लेकिन वे संख्या में कमतर हो सकते हैं, किसी और से टकरा सकते हैं या अपने अंधे स्थान से हमला कर सकते हैं। अब ये बात मायने नहीं रखती थी कि वे मजबूत थे या कमजोर। जल्द ही वे कैंड्रियन साम्राज्य के क्षेत्र में पहुंच गए। अधिकांश मार्शल प्रशिक्षुओं ने राहत की सांस ली क्योंकि वे अंततः एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। तोप के गोलों की बारिश के बीच एक बड़े और अराजक युद्ध के मैदान में लगातार लड़ाई किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक परेशान करने वाली थी। सेरेवियन डंगोन में मिशनों का एक फ़ायदा यह था कि मार्शल आर्टिस्ट को अपने मिशनों पर रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि उन्हें आमतौर पर करना पड़ता था। इसका कारण ये था कि मार्शल यूनियन और कैंड्रियन रॉयल आर्मी अपने क्षेत्र में स्थापित निगरानी सुविधाओं के साथ युद्ध की निगरानी कर रहे थे। सेरेवियन डंगोन उपनिवेशीकरण टीम को पहले से ही सटीक जानकारी थी कि युद्ध कैसे आगे बढ़ा। मिशन एक शानदार सफलता थी। कमिश्नर फेरिस्टन ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, सच कहूं तो आप सभी ने हमारे सबसे आशावादी अनुमानों को भी पार कर लिया है। सेकिगाहारा संघ को अनुपातहीन रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा है और सेना ने उनके द्वारा बनाए गए किलेबंदी को सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। मुझे आपके सराहनीय प्रयासों के लिए आप सभी को बोनस देने का अधिकार दिया गया है। रूई ने उस आदमी की बातें ध्यान से सुनी और उसकी जांच की। वह इस मामले में बहुत सकारात्मक पहलू पेश कर रहा है। रूई ने टिप्पणी की, मार्शल अप्रेंटिस जो मर गए उनके बारे में क्या? मार्शल यूनियन के लगभग 9 मार्शल आर्टिस्ट मारे गए थे। बड़ी तस्वीर में ये बहुत विनाशकारी नहीं था, लेकिन महत्वहीन भी नहीं था। फिर भी उनके बलिदान उतने प्रभावशाली नहीं लग रहे थे जितनी उन्होंने शुरू में उम्मीद की थी। इनमें से प्रत्येक मार्शल प्रशिक्षु ने कैंड्रियन साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी और इस प्रक्रिया में मारे गए थे। बेशक रूई मार्शल यूनियन की इस प्रतिक्रिया के पीछे की मानसिकता को समझती थी। हालांकि यह निश्चित रूप से सच था कि मार्शल आर्टिस्ट की मौत एक बहुत ही अवांछनीय परिणाम था, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता था। यह अपरिहार्य था। संघर्ष में लोग मारे गए, चाहे वह साधारण मनुष्यों के बीच हो या मार्शल कलाकारों के बीच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मार्शल आर्ट संघर्ष के इर्द गिर्द केंद्रित एक क्षेत्र था। यदि संघर्ष मृत्यु का पर्याय था, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मार्शल आर्ट मृत्यु के इर्द गिर्द केंद्रित एक क्षेत्र था। यहाँ आने वाले प्रत्येक मार्शल प्रशिक्षु अपनी इच्छा से आए थे, क्योंकि वे इस मिशन में होने वाले खतरों और मृत्यु की संभावना को अच्छी तरह से जानते थे, खासकर उस पूरी तरह से सटीक खुफिया जानकारी के साथ जो मार्शल यूनियन ने उनके लिए एकत्र की थी। इसके अलावा मार्शल यूनियन ने कठिनाई को उचित ठहराने के लिए मिशन पर भुगतान को हास्यास्पद स्तर तक बढ़ा दिया था और औषधियों और अन्य खर्चों को भी माफ कर दिया था, जिनकी मार्शल प्रशिक्षुओं को आमतौर पर अपने मिशनों के लिए आवश्यकता होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रूई वास्तव में यह नहीं कह सकती थी कि यह मिशन प्रयास करने लायक नहीं था। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केवल वास्तविक मृत्यु के खतरे के तहत ही मार्शल अप्रेंटिस वास्तव में सुधार कर सकते हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस लगभग हमेशा वे ही होते हैं जो सबसे अधिक दृढ़ता से काम करते हैं।
वास्तव में मजबूत मार्शल कलाकारों का पालन पोषण करना शारीरिक रूप से असंभव था, अगर कोई उन्हें केवल कीमती फूलदानों की तरह लाड़ प्यार करता। जैसे ही कमिश्नर फेरिस्टन ने मार्शल आर्टिस्टों को अपना संबोधन समाप्त किया, वे शीघ्र ही तितर बितर हो गए। अरे, सुना है तुम लोग ठीक हो? रूई ने अपने सभी दोस्तों से मिलते हुए सिर हिलाया। ये बहुत मज़ेदार था। नेल मुस्कुराए। मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है। रूई ने उसकी ओर निराशा भरी नज़र से देखा। जिसने भी तुमसे ये कहा उसने झूठ बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई ने उससे आगे कोई बातचीत करने की जहमत नहीं उठाई और वह बाकी लोगों की ओर मुड़ गया। युद्ध के मैदान की परिस्थितियों में मुझे अपनी युद्ध शैली में कई कमियों के बारे में पता चला, फे ने जवाब दिया। मैंने ऐसे सुधार किए हैं जो आमतौर पर आमने सामने की लड़ाई पर केंद्रित रहे हैं, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान जैसी अराजक परिस्थितियों से निपटने की मेरी क्षमता कम हो गई है। मैंने अपनी वैक्यूम पाम तकनीकों पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है और उसमें बहुत निवेश किया है, जिससे मेरे प्रतिद्वंद्वी पर सफलतापूर्वक हमला करने की दर बढ़ गई है। लेकिन बदले में यह एक ऐसी तकनीक है जो कई विरोधियों के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करती है। रूई ने सिर हिलाया। उसे स्क्वायर ब्रेकर थ्रू रिसर्च फैसिलिटी पर हमले के दौरान अपनी वैक्यूम हथेलियों का प्रदर्शन याद आया। उसने अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी के बीच वातावरण में वैक्यूम बनाने के लिए सांस लेने की तकनीक के साथ साथ सिंक्रोनाइज आंदोलनों का इस्तेमाल किया। इससे एक सक्शन फोर्स पैदा हुई जिसने उसके विरोधियों को अपनी ओर खींचा और उसके लिए उन पर हमला करना आसान हो गया। इस तकनीक की समस्या ये थी कि इससे उसे एक ही प्रतिद्वंद्वी पर बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ता था। अगर वह कई विरोधियों के खिलाफ इस रणनीति का इस्तेमाल करती तो वह खुद को दूसरे मार्शल अप्रेंटिस के हमले के लिए खुला छोड़ देती। यही कारण था कि वह एक से ज़्यादा विरोधियों के साथ अपनी रणनीति को उतनी ही कुशलता से नहीं चला पाती जितनी कि वह अकेले विरोधियों के खिलाफ चला सकती थी। रूई ने उससे कहा, तुम्हें कुछ निष्क्रिय रक्षात्मक मार्शल आर्ट तकनीकों में निवेश करने की कोशिश करनी चाहिए जो लड़ाई में चोट लगने के जोखिम को कम करेगी। इस तरह से आपके पास उन परिदृश्यों में भी अधिक छूट होगी जहां एक समय में एक प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण आपकी सक्रिय रक्षा से समझौता किया जाता है। मुझे पता है कि तुम एक आक्रामक मार्शल अप्रेंटिस हो, हालांकि मार्शल अप्रेंटिस के लिए रक्षात्मक तकनीकों पर भरोसा न करना असंभव है। इसलिए इसे कोर फील्ड के रूप में जाना जाता है। फे ने अपने विकल्पों पर विचार करते हुए सिर हिलाया। ये वास्तव में समझ में आता है। मैं अपने मौजूदा तकनीक आधार के साथ पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद उस विकल्प पर विचार करूंगी। मैंने बचाव करने वाले कौशल प्राप्त करने पर भी विचार किया है। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, केन? बिल्कुल नहीं, खुद ही इसका पता लगाओ, केन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जिससे उसकी नाराजगी बढ़ गई। जब दोनों में बहस शुरू हुई तो रूई ने आह भरी। जहां तक मुझे याद है वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। फियोना ने हंसते हुए कहा, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। रूई ने आह भरी। युद्ध में तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहा? ओह, ईमानदारी से कहूं तो यह उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। मैं काफ़ी उत्सुक थी क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि यह मिशन कुल मिलाकर ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के ज़्यादातर मिशनों से ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं थोड़ी निराश हूँ। जिज्ञासु, है ना? रूई ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी किसी को ऐसे मिशन में जाते नहीं देखा जो सभी मिशनों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि वे जिज्ञासु थे। ठीक है, अब मैं नहीं हूँ, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं जिस बात को लेकर उत्सुक हूँ वह यह है कि हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। क्या यह आपकी वजह से था? उसने आंखों में दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। रूई ने अपना सिर खुजलाया। मैं इसका पूरा श्रेय नहीं ले सकता। केन ने भी वास्तव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सचमुच? फियोना ने केन की ओर भौहें उठाईं। मेरा आदमी झूठ नहीं बोलता, केन ने फियोना की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हम 3 या 4 साल से नहीं मिले हैं। अगर आप प्रारंभिक प्रतियोगिता जीत गए होते तो हम 1 साल पहले ही मिल चुके होते, उसने जवाब दिया। बू, नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। केन ने उसे दूर जाने का इशारा किया। ठीक है, रूई ने बीच में हस्तक्षेप किया। चलो हम सब थोड़ा आराम करते हैं। जब हमें ज़रूरत न हो तो हमें औषधियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे इस बात की संभावना कम हो जाती है कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हम औषधियों का उपयोग कर पाएंगे। मिशन पूरा होते ही नींद का ध्यान रखना आम बात थी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता था कि मिशन पर मार्शल अप्रेंटिस की तैनाती के साथ नींद का चक्र टकराएगा नहीं। रूई ने अपने नींद चक्रों के बारे में अधिक जागरूक होना सीख लिया था, क्योंकि वह अब लंबे समय तक खुशी खुशी जाग नहीं सकता था। बाकी सभी इस बात पर सहमत थे कि युद्ध में भाग लेना कोई आसान काम नहीं है, चाहे किसी की क्षमता कितनी भी हो। वे पांचों अपने लॉज में वापस लौट आए ताकि अगले मिशन से पहले दिन में अधिक से अधिक आराम कर सकें। लेकिन उनके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि यह घटना इतनी जल्दी नहीं घटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा किया गया हमला सिर्फ एक साधारण हमला नहीं था, या कम से कम यह उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया।
सेकिगहारा संघ पर कैंड्रियन साम्राज्य के हमले ने उसे सीमा सुरक्षा और सैन्य संपत्तियों के मामले में असुरक्षित और कमज़ोर स्थिति में डाल दिया। हालांकि कमजोरी की यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सभी देश ये जानते थे। ब्रिटानियाई साम्राज्य, जो सेकिगहारा संघ के निकट था, ने कैंड्रियन साम्राज्य द्वारा उत्पन्न कमजोरी के इस क्षण का फायदा उठाने के लिए सेकिगहारा संघ के क्षणिक रूप से उजागर हुए क्षेत्र पर अपना विनाशकारी हमला शुरू कर दिया। कई मार्शल अप्रेंटिस, औषधि उपयोगकर्ता और घेराबंदी टैंक जितनी जल्दी हो सके सेकिगहारा संघ की ओर बढ़े। ये कहीं अधिक समर्पित और निवेशित युद्ध प्रयास था। इसे हमला दल भी नहीं कहा जा सकता था, यह एक मार्चिंग सेना थी। ये युद्ध की एक खुली बेशर्म घोषणा थी। सेकिगहारा संघ ने पुनर्निर्माण प्रक्रिया को जल्दबाजी में रोक दिया, जिसे उन्होंने एक दिन पहले ही शुरू किया था, क्योंकि उन्हें रक्षात्मक और जवाबी युद्ध प्रयास के लिए और भी अधिक सैन्य पूंजी निवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये संघर्ष कई दिनों तक चला। इसने सेकिगहारा संघ पर कैंड्रियन साम्राज्य के अभियान को बहुत बड़े अंतर से बौना बना दिया। हालांकि चीजें और भी ज्यादा अराजक हो गईं जब गोर्टो गणराज्य ने ब्रिटेनियन साम्राज्य पर हमला किया। ऐसा कुछ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ तक कि ब्रिटानियन साम्राज्य भी दो पक्षों के बीच युद्ध नहीं लड़ सकता था। सेकिगहारा संघ को और भी अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई सेना को तुरंत पीछे हटने और ब्रिटानियन साम्राज्य के आधार क्षेत्र में लौटने का आदेश दिया गया था ताकि गोर्तेव गणराज्य के हमले को पीछे हटाने में सहायता मिल सके। हालांकि जब ब्रिटेनियन सेना ब्रिटेनियन क्षेत्र में वापस लौट गई तो गोर्तेव गणराज्य की सेना भी सुदृढ़ीकरण के आते ही तुरंत पीछे हट गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और अंततः वहां शांति छा गई। कैंड्रियन साम्राज्य ने अपने कार्यों के कारण होने वाली श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को केवल मनोरंजक साजिश के साथ देखा। सभी देशों के खुफिया विभागों को यह समझने के लिए सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करने में कुछ समय लगा कि जो कुछ हुआ वह वास्तव में जिस तरह से हुआ वह क्यों हुआ। गोर्तेव गणराज्य ने सेकिगहारा संघ के साथ गठबंधन बना लिया है। कमिश्नर फेरिस्टन ने कुछ रिपोर्ट पढ़ते हुए भौहें से कुढ़ीं। वास्तव में कर्नल कार्नेस ने सिर हिलाया। बेशक ये परोपकारी कदम से बहुत दूर है। रणनीतिक विभाग ने पहले ही पता लगा लिया है कि ऐसा क्यों किया गया। कमिश्नर फेरिस्टन ने कहा, यदि ब्रिटानियाई साम्राज्य और कैंड्रियन साम्राज्य सेकिगहारा संघ पर आक्रमण करते हैं तो सबसे अधिक नुकसान गोर्तेव गणराज्य को होगा। वास्तव में कर्नल कार्नेस ने पुष्टि की। भौगोलिक दृष्टि से गोर्तेव गणराज्य सेकिगहारा संघ से ब्रिटानियन साम्राज्य और सेरेवियन कालकोठरी के भीतर स्थित कैंड्रियन साम्राज्य की तुलना में सबसे दूर है। 4 राष्ट्रों के क्षेत्र सेरेवियन कालकोठरी के केंद्र में धीमे हो गए थे जो अभी भी कब्जे के लिए था। कैंड्रियन साम्राज्य का क्षेत्र ब्रिटानियन साम्राज्य के क्षेत्र का सामना करता था जो उससे सबसे दूर था, और सेकिगहारा संघ का सामना गोर्तेव गणराज्य से था जो उससे भी सबसे दूर था। सेकिगहारा संघ कैंड्रियन साम्राज्य और ब्रिटानियन साम्राज्य के निकट था, तथा बाद के दोनों साम्राज्य गोर्तेव गणराज्य की तुलना में सेकिगहारा संघ के अधिक निकट थे। इसका अंतिम अर्थ ये था कि यदि सेकिगहारा संघ को स्थिरता के लिए कुछ क्षेत्र छोड़ने या विस्तार गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूर किया गया तो केवल कैंड्रियन साम्राज्य और ब्रिटानियन साम्राज्य ही छोड़े गए क्षेत्र पर एकाधिकार कर पाएंगे। गोर्तेव गणराज्य दावा करने के लिए बहुत दूर होगा और कैंड्रियन साम्राज्य और ब्रिटानियन साम्राज्य नए क्षेत्र पर इसके दावे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार जब दोनों साम्राज्यों ने सेरेवियन कालकोठरी के केंद्र में अधिक क्षेत्र प्राप्त कर लिया तो ये काफ़ी संभावना थी कि वे सेरेवियन कालकोठरी के विजेता बन जाएंगे, जबकि गोर्तेव गणराज्य और सेकिगहारा संघ हार जाएंगे। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे सेकिगहारा संघ या गोर्तो गणराज्य बर्दाश्त करने को तैयार थे। कैंड्रियन साम्राज्य के शुरुआती हमले के बाद ही एक गठबंधन बन चुका था। गोर्तेव गणराज्य ने ब्रिटेनियन साम्राज्य को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे सेकिगहारा संघ को राहत मिली, जिसकी उसे अपनी सीमा सुरक्षा को बहाल करने और अपनी सैन्य राजधानी को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यकता थी। घटनाओं की वह श्रृंखला समाप्त होने के बाद कुछ समय के लिए शांति छा गई। हालांकि बर्फ पहले ही पिघल चुकी थी। 4 सुपर राष्ट्र अंततः एक दूसरे से भिड़ गए थे। यह अपरिहार्य था, लेकिन इसका समय स्पष्ट नहीं था। सेकिगहारा संघ और गोर्तेव गणराज्य ने भविष्यवाणी की थी कि ब्रिटेनियन साम्राज्य पहले स्थान पर होगा, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि यह कैंड्रियन साम्राज्य था। हमारी इंटरसेप्शन फोर्स को इतनी बुरी तरह से कैसे परास्त कर दिया गया। सैन्य पोशाक में एक व्यक्ति ने भीड़ भरे कमरे में प्रवेश करते हुए अपने दांत पीस लिए। उनके मार्शल अप्रेंटिस औसतन हमारे से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते। सार्जेंट मिंडो, विश्लेषक विभाग के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अवरोधन बल की हार का कारण वास्तव में मुख्य रूप से 2 मार्शल प्रशिक्षु थे। क्या सेग्रेंट मिंडो, तुम मुझे बता रहे हो कि 2 मार्शल प्रशिक्षुओं ने ये सब किया है? ये सही है सर। खुफिया अधिकारी ने घुटन भरी सांस ली। विश्लेषक विभाग ने अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है, लेकिन आंशिक विश्लेषण के आधार पर भी यह स्पष्ट है कि 2 विशेष मार्शल अप्रेंटिस के कारण हमारे अवरोधन बल को असंगत नुकसान उठाना पड़ा। मुझे तुरंत सारी जानकारी लाओ, आदमी ने जवाब में चिल्लाते हुए कहा।
खुफिया एजेंट कार्यालय से बाहर निकल गया और 1 घंटे के भीतर सार्जेंट की मेज पर एक रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट बहुत ही रोचक थी। एक अत्यंत गुप्त युद्धाभ्यास जो चकमा देने वाले दिशा भ्रमण के शिखर पर है। उसने थूका, हमें इस खतरे को रोकने के लिए उच्च श्रेणी के संवेदी मार्शल अप्रेंटिस की आवश्यकता थी। आदर्श रूप से उन्हें घोस्ट कोड नाम वाले मार्शल अप्रेंटिस की गति से निपटने के लिए लंबी दूरी और व्यापक पैमाने पर आक्रामक क्षमता की भी आवश्यकता होगी। यह एक व्यवहार्य और प्रभावी समाधान था। मार्शल अप्रेंटिस के खतरनाक तत्वों को संभालने के लिए सुसज्जित मार्शल अप्रेंटिस को लाकर, जिन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, वे ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस समाधान बना सकते थे कि उन्हें कैंड्रियन साम्राज्य के खिलाफ फिर कभी इस तरह के नुकसान का सामना न करना पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी पृष्ठ पलटते समय सार्जेंट की आंखें भ्रम में सिकुड़ गईं। ये दूसरे मार्शल अप्रेंटिस के बारे में खुफिया जानकारी है जो हमारी इंटरसेप्शन टीम को हुए असंगत नुकसान के बारे में है, सर। मैं ये देख सकता हूँ, उसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन उसकी मार्शल आर्ट का विश्लेषण कहाँ है? ताकत, कमजोरियाँ, वह खंड मूल रूप से खाली है। दुर्भाग्यवश विश्लेषक विभाग मार्शल अप्रेंटिस के मार्शल पद की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। खुफिया एजेंट ने घुटन महसूस की। क्या तुमने अभी मुझे क्या बताया? विश्लेषक टीम मार्शल अप्रेंटिस की मार्शल आर्ट के मूल को सफलतापूर्वक समझने में सक्षम नहीं थी, उन्होंने कहा। अक्षम मूर्ख, सार्जेंट ने दहाड़ते हुए दस्तावेज को जमीन पर पटक दिया। एक मार्शल अप्रेंटिस की एक मार्शल आर्ट विश्लेषकों की टीम को भ्रमित कर सकती है जिन्हें सेरेवियन कालकोठरी में तैनात करने के लिए चुना गया था। बेकार की हद। मुझे ऐसा कहने के लिए माफ़ करें, सर। खुफिया अधिकारी ने विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्लेषक सक्षम नहीं है, बल्कि यह है कि जिस मार्शल आर्ट से हम निपट रहे हैं वह कोई साधारण चीज़ नहीं है। वास्तव में इसकी विशेषताएं ऐसी हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी हैं। ये वास्तव में एक असामान्यता है। सार्जेंट इन शब्दों पर थोड़ा शांत हुआ और संभावना पर भौहें सिकोड़ लीं। एक मार्शल आर्ट इतनी गूढ़ और विचित्र है कि विश्लेषक भी इसे नहीं समझ सकते। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने दस्तावेज पर पुनः नज़र डाली तथा विश्लेषक विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों और निष्कर्षों पर नज़र डाली। मार्शल आर्टिस्ट, जिसका कोडनेम एबिस था, के पास कोई मूल शैली, तकनीक या क्षेत्र के प्रति कोई लगाव नहीं था। कोडनेम एबिस की वास्तविक युद्ध शैली को सटीक और सटीक रूप से पहचानने की कोशिश में ये सबसे बड़ी बाधा थी। प्रतिद्वंद्वी से प्रतिद्वंद्वी के बीच उसकी लड़ाई की शैली में बहुत अधिक बदलाव आया। ये ऑलराउंडर शैली से बहुत अलग था जिसमें प्रतिद्वंद्वी की परवाह किए बिना कई क्षेत्रों का अपेक्षाकृत समान डिग्री में उपयोग किया जाता था। उनकी शैली लड़ाई दर लड़ाई, परिस्थिति दर परिस्थिति बदलती रही। वह निराकार था, लगभग पानी जैसा। विश्लेषक विभाग ने टिप्पणी की कि उनकी लड़ने की शैली में अचानक परिवर्तन नहीं होता था, बल्कि ऐसा लगता था कि वह अपने विरोधियों के विरुद्ध अत्यंत कुशल और प्रभावी थी। हालांकि ये सबसे चौंकाने वाला हिस्सा नहीं था। मार्शल अप्रेंटिस के बारे में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, वह मुख्य कारण जिसके कारण वह लगभग किसी भी मार्शल अप्रेंटिस के खिलाफ अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था, वह उसकी असाधारण सटीकता और सटीकता थी जहां तक उसके हर कदम की स्थिति और समय की बात है। सेकीगाहारा संघ के मार्शल कंसोर्टियम द्वारा किए गए एक प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार उसके प्रत्येक आंदोलन के लिए स्थान और समय बेहद प्रभावी थे। उसे हर आंदोलन के साथ बेहद प्रभावी परिणाम देने की अनुमति देता है, जो सामान्य रूप से संभव से कहीं अधिक है। मार्शल कंसोर्टियम ने अभी तक कोडनेम एबिस के विरुद्ध कोई व्यवहार्य और ठोस समाधान तैयार नहीं किया था, यद्यपि इस कार्य को प्राथमिकता दी जा रही थी। यहाँ तक कि सेकीगाहारन मार्शल कंसोर्टियम भी हमें यह नहीं बता सका कि उसे तुरंत कैसे नीचे गिराया जाए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सेकीगाहारान मार्शल कंसोर्टियम सेकीगाहारा संघ के मार्शल कलाकारों द्वारा गठित एक निजी संगठन था। यह मार्शल यूनियन के समान था, फिर भी इसमें कुछ मुख्य अंतर थे। कंसोर्टियम मार्शल यूनियन की तुलना में अधिक ढीला और कहीं अधिक लचीला था, फिर भी इसने कंसोर्टियम के सदस्यों को मार्शल यूनियन की तुलना में बहुत कम लाभ प्रदान किए। कैंड्रियन मार्शल यूनियन पनामा महाद्वीप पर मौजूद कई मार्शल आर्टिस्ट संगठनों में से एक था। ऐसे संगठनों के कई रूप और स्वरूप थे, कुछ मामलों में वे बिल्कुल भी नहीं थे। मार्शल आर्टिस्ट को राज्य द्वारा पूरी तरह से भंग कर दिया गया था। हालांकि ऐसे राज्य असामान्य थे। कुछ मामलों में मार्शल आर्टिस्ट संगठन ने राज्य पर कब्जा कर लिया और मार्शल लॉ और शासन लागू करते हुए सत्तारूढ़ इकाई बन गई। हालांकि न तो कैंड्रियन साम्राज्य और न ही सेकीगाहारा संघ दोनों पक्षों की तरह चरमपंथी थे। अभी के लिए सार्जेंट ने अपने दांत पीस लिए। अगली बार जब हम कैंड्रियन साम्राज्य के साथ संघर्ष में शामिल होंगे तो बस अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट के मजबूत मार्शल प्रशिक्षुओं का एक समूह इकट्ठा करें। ये पर्याप्त होना चाहिए। वे देखेंगे कि एक मार्शल प्रशिक्षु कभी भी अकेले युद्ध को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। फिलहाल उनके पास यही एकमात्र विकल्प था। अगर गुणवत्ता में कमी थी तो वे जो सबसे अच्छा कर सकते थे वह था मात्रा से उसकी भरपाई करना और उम्मीद करना कि यह काम ठीक से हो जाए। जी सर,
खुफिया अधिकारी ने सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया।